अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको मंथ ऑफ अगस्त में। अच्छा, ये ऐसा महीना है कि जो बड़ा नॉस्टैल्जिक भी है हम सबके लिए। अगर बचपन की बात करें सबीन, अगस्त का महीना आगाज होते ही ज़्यादा तैयारियां होती थी, तो आपका बचपन कैसा होता था? इस मंथ की तैयारी कैसी होती थी? फर्स्ट अगस्त का इंतजार होता था सबको। पॉकेट मनी पिछले महीने की जमा की होती थी, वो भी रखी होती थी, और उसके बाद क्योंकि पहली तारीख होती थी तो दोबारा पॉकेट मनी का वेट कर रहे होते थे। खैर, उस जमाने में बहुत पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में कदीम 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए तो बहुत बड़ी कीमत होती थी उस जमाने की। जब बात करें तो 5 रुपए में तो ऐसी झंडियाँ आती थी, तो होता था सारे कजन्स मिलके वो पैसे जमा करते थे। तो कुछ 5-10 रुपए अगर जमा हो जाते थे तो उसका इतना सारा सामान आ जाता था। मतलब वो छोटी छोटी झंडियाँ भी आ जाती थी, एक पाकिस्तानी बड़ा परचम भी आ जाता था, उसके साथ बैज भी आ जाता था। अच्छा, वो धागा जिस पे झंडियाँ, और उसके बाद उस जमाने में एक गोंद होती थी, है ना। अभी तो देखिए एक ग्लू, एक वो हम बड़ा तो बनी बनाई मिल जाती है और सबको बनाई जाती थी। तो वो आम दुकानों पे मिल रही होती थी, वहां से जाके वो गोंद ली जा रही होती थी। और उसके बाद एक जो प्रिपरेशन होती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, और वो जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आज तक लेट्स रिवाइव इट। जश्न आज़ादी के इस मौके पर हम न्यूज़ के साथ, हमारे साथ हम एक बार फिर आपसे कहते हैं, झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपने बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं और हमसे शेयर करें। अगर आप अपने घर के बाहर, अपने घर की छत पर, जहाँ पर भी सजा रहे हैं अपने घर को, अपने आसपास मोहल्ले को, तो उसको सजाएं भी और तस्वीर व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। और इसके साथ साथ जब आप हमें नंबर पे भेजेंगे तो हम वो तस्वीर चलाएंगे अपने इस शो में। नंबर आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे हैं। और जब हम बात करें जश्न आज़ादी की इस महीने की, तो हम ज़रूर कहते हैं कि जब बात पाकिस्तान की है, अपने मुल्क की है, इसको सजाने की है, इसको संवारने की है, इसको बनाने की है, तो ऐसे में जिस तरह हम कहते हैं ना कि अपनी जवानी की राहतें हमने सब कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, कुर्बान करनी है इस मुल्क के लिए, इसी तरह जो हमारी उमंगें हैं, उसकी चाहते हैं, जो जज्बे हैं, उसकी सातें हैं, सब इस मुल्क पे कुर्बान हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही जिस तरह से हमेशा हम देख रहे होते हैं कि हम न्यूज़, हमारी पूरी फैमिली जो हम नेटवर्क है, वो जो है वो तमाम हीरोज़ को हमेशा से सलाम भी पेश करता आया है। मिलजुल कर अपने हीरोज़ को मिलकर जो है हमें चाहिए कि हम उनको खिराज तहसीन पेश करें। और जाहिर है जो दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा खुद धूप में खड़े रहते हैं और जाहिर है उनका साया बनते हैं, जहालत के अंधेरों में इल्म की शम्मा रोशन करते हैं और कानून की पाबंदी करते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, सफाई में मिसाल कायम करते हैं, क्योंकि तुमसे मुझसे हम सबसे पाकिस्तान। एग्जैक्टली जी, तुमसे मुझसे हमसे पाकिस्तान। और यही हमारी आज के इस प्रोग्राम की ओपनिंग भी है। और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है, अगर आपके आसपास ऐसा कोई शख्स है जिसने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया, यूँ तो हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन आवर ओन वे, लेकिन अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है, वो चाहे तालीम का मैदान है, वो चाहे सोशल सर्विस है, वो किसी और डोमेन में आपको लगता है कि उसने काम किया है, किसी भी अचीवमेंट को छोटा मत समझें। आपकी नज़र में जो काम बड़ा है, कोई मुख्तलिफ काम कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है और जिससे इस मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, इस मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लें और हमें पिक्चर्स, वीडियोज़ और जैसे भी आप जिस मर्जी क्रिएटिविटी के साथ आप हमें भेजना चाहते हैं, उस काम को, उस अचीवमेंट को, उसको हाईलाइट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। उस शख्स से मुतालिक बताएं कि आपकी नज़र में उसने बहुत काम किया है, उसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, ब्रिज का रोल अदा करें। तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि अच्छा ये है वो शख्स और इसने पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और हम अपने शो में बुला के आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसी मंथ में जो इस वक्त मौसम है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। मानसून, इसका हैवी स्पेल, और इस हैवी स्पेल ने जिस तरह से आज लाहौर से मुतालिक खबरें आ रही हैं कि लाहौर में 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 150 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हो चुकी है। वो चाहे फिर लाहौर एयरपोर्ट हो या आसपास के इलाके हों, जेल रोड हों, अंडरपासेस हों, पानी से भर गए हैं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। और आज लाहौर में छुट्टी दे दी गई है, तमाम दफातर बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हालात बेकाबू हैं। तो ज़ाहिर है बारिश बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक तरह से निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो चुका है। बाइक्स जो है वो फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोगों का नुकसान एक तरह से हुआ है। सो ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं और उसके साथ जानी नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। गजुमता में घर की छत गिर गई है, वहाँ पर खबर आई कि एक बच्ची जान बहक हो गई है, 5 अफराद जख्मी हुए हैं।
डीसी ऑफिस की दीवार गिर गई है और इसी तरह बहुत सी खबरें आ रही हैं। तलहा सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, 44 साल रिकॉर्ड टूटा है लाहौर का, 150 मिलीमीटर बारिश भी 350 मिलीमीटर भी बारिश हुई है। थोड़ा सा इस वक्त लाहौर में कौन से इलाके ऐसे जहां पर मसाइल ज़्यादा हैं, जहां पर पानी खड़ा है, ज़ेर-ए-आब हैं इलाके? शुरू हुई उसके बायस लाहौर में पिछले 44 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है और लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के इलाके के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जहां पर बारिश 343 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 44 साल में इतनी बारिश लाहौर के अंदर कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की गई और इतनी ज्यादा बारिश के बायस लाहौर के मुतअद्दिद नशेबी इलाके जो है वो इसी तरह से डूबे हैं। जैसे ये लाहौर का मेसन रोड जो है वो इस टाइम मुकम्मल तौर के ऊपर डूबा हुआ नजर आ रहा है। चाहे मोटरसाइकिल सवार हजरात हों या चाहे कार सवार, तमाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे से जैसे ही बारिशें शुरू हुई उसके बाद मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद नुकसानात के भी इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। जैसे कि लाहौर में एक इलाके के अंदर छत गिरी, उसके बायस 5 अफराद जख्मी हुए जबकि एक बच्ची जो है वो जान बहक हुई। इसी तरह से निश्तर कॉलोनी के इलाके के अंदर इलेक्ट्रिक पोल के करीब से गुजरता हुआ एक शख्स जो है वो करंट लगने की वजह से जान बहक हुआ। इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर दरख्त गिरने के वाकयात भी जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह से डीसी ऑफिस लाहौर की छत जो है वो भी गिर चुकी है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से इस वक्त लाहौर के अंदर रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है और तमाम के तमाम शहरियों को यही हिदायत की जा रही है कि इतने सख्त मौसम के अंदर अपने घरों के अंदर ही महसूर होकर रहें। अगर बाहर किसी जरूरी काम से बाहर निकलना भी पड़े तो भी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो है एहतियाती तदाबीर ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही, अपना ख्याल खुद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे में इंतजामिया के हवाले से भी बताइएगा, कितनी मुतहर्रिक है इंतजामिया, कितना काम किया जा चुका है या कितना काम अभी किया जा रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानी फराहम की जाए, पानी निकाला जाए गलियों से और इस मुसीबत से उनको किसी तरह से निजात दिलाई जाए। जी बिल्कुल, अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से जगहों के ऊपर इंतजाम तो किए जा रहे हैं, ताहम ये तमाम के तमाम वो जगह हैं जहां जो कि लाहौर के पोश एरियाज है, जो लाहौर की अहम शाहरात है, वहां पर वासा की मशीनरी जो है वो पहुंचा दी गई है। कुछ जगहों के ऊपर वासा की मशीनरी ने काम भी शुरू कर दिया है। ताहम लाहौर के बहुत से इलाके जो कि मंजर आम पर नहीं आते, जो कि सामने बिल्कुल नहीं पड़ते या अहम शाहरात नहीं है, वहां पर जो है वो सूरत हाल कुछ इसी तरह से है जैसा कि इस वक्त लाहौर के इस मेसन रोड और वारिस रोड के इलाके के अंदर है, जहां पर इस टाइम पर तकरीबन घुटनों घुटनों तक पानी जो है वो जमा हो चुका है। यहाँ के रिहायशियों के घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन इन इलाकों के रहने वालों का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और यहाँ पर हमें किसी भी इंतजामिया की मशीनरी जो है वो उस तरह से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जैसा कि मेन शाहराहों के ऊपर जो है वो वासा का अमला जो है वो इस टाइम पर तैनात कर दिया गया है। जी, लाहौर की हमने बात की कि लाहौर में कितनी ज़्यादा बारिश हुई कि 343 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो हुई है वो एयरपोर्ट के इलाके में हुई है और ये 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लाहौर इस वक्त पानी पानी है, डूब चुका है वो चाहे अंडरपासेस हों, नशेबी इलाके हों, वहाँ के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि वहाँ पर बारिश का और पानी ऐसे में शुएब कराची की बात की जाए तो वहाँ पर भी बादल बरसे हैं और उसके साथ अगर देखा जाए तो कई रोड्स जो हैं वहाँ पर भी पानी, वहाँ पर तो देखा जा रहा तो कराची के हालात तो ऐसे ही होते कि थोड़ी सी बारिश होती है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इतनी बारिश के बाद कराची की क्या सूरत हाल है आपको आगाह करते हैं साजिद अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ से हमें ज्वाइन उन्होंने किया है। जी साजिद, बताइएगा इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, क्या रोड्स पर पानी जमा है या फिर बारिश हुई है और नॉर्मल है सूरत हाल? जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त 11.9 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो फैसल बेस के एरियाज़ में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये शाराय फैसल को लिंक करने वाली सड़क है जो कि कोरंगी रोड को लिंक करती है और यहाँ से काला पुल की जानिब ये सड़क जा रही है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि सड़क की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। बरसाती पानी बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो यहाँ पर जमा हो चुका है। FTC ब्रिज से काला पुल आने वाली ये सड़क है, अहम सड़क है कोरंगी रोड, जहाँ पर इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियाँ जो है इस पानी में फंस चुकी हैं, ख़राब हुई हैं, जिन्हें धक्के मारकर जो है वो शहरियों ने बाहर निकाला है। इसके अलावा एम्बुलेंसेस को गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाराय फैसल से अगर आपको जिना अस्पताल जाना हो तो इसी सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी जो है वो मौजूद है।
यहाँ पर नकासी आपका काम ताहाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इस वक्त गुजरने वाले शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शाहराह फैसल FTC ब्रिज और एयरपोर्ट के करीब जो है बाज़ मकामात पर पानी जो है वो सड़क पर मौजूद है। सदर के इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो पानी मौजूद है। नॉर्थ नाज़माबाद और नॉर्थ कराची के अलावा गुरु मंदिर के अतराफ में जो है वो पानी खड़ा होना शुरू हो चुका है। अच्छा, मामूली बारिश हुई है, इतनी ज्यादा तेज बारिश। मैं यही आपसे सवाल भी करने वाला था। ये मामूली बारिश है। मैं देख रहा था कि ओल्ड एयरपोर्ट पर 6 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पे 5.8 मिलीमीटर, कोरंगी में 8.8 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 10 मिलीमीटर। ये 8 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर की बारिश और कराची का ये हाल, यानी कराची तो फिर जिससे मुतालिक कहा जाता है कि एटलीस्ट 30-35 मिलीमीटर बारिश तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 10 मिलीमीटर बारिश के बाद ये सूरत हाल क्यों? जी देखें, रहमत की दुआ जो है वो कराची के लोग जो है करते हैं कि अब्र रहमत जो है वो जमकर बरसे, लेकिन उसके बाद जैसे ये बरसना शुरू होती है तो उसके बाद ये जहमत का जो है वो बाइस बनना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि इंतज़ामी गफलत, नालों की सफाई ना होना और जो पुराना बोसीदा सेवरेज का निज़ाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उसकी वजह से जो है ये शहर डूबता है। और नहीं साजिद, ये तो क्लेम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, कि इस बार बरसात के मौसम से पहले नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया गया, रिपोर्ट जमा कराई गई। जी देखें, नाले जो हैं उनकी सफाई सबसे मेजर चीज़ होती है। बरसात से पहले पेशगोई कर दी गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से। अगर मुकम्मल तौर पर नालों की सफाई कर दी जाती तो सेवरेज का इतना बुरा हाल जो है वो शहर में नहीं होता। अहम शाहराहें जो कि कोरंगी रोड, शाहराह फैसल, IH चुंदीगढ़ रोड, MA जिना रोड, ये अहम शाहराहें इस शहर की, जिसे मुआशी हब कहा जाता है और ये बिजनेस हब कहलाती हैं। इन सड़कों पर काफ़ी दफातर मौजूद हैं और यहाँ पर होलसेल्स मार्केट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म का नकासी आपका सिलसिला अब तक बेहतर नहीं हुआ। IH चुंदीगढ़ रोड पर नई लाइन डालने का जो है वो दावा किया गया था। जब मेयर कराची एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस वक्त दावा किया गया था कि यहाँ पर नई सीवरेज की लाइन डाली गई है, जिसके बाद ये इलाके जो कि IH चुंदीगढ़ रोड, MA जिना रोड और ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं, वहाँ पर पानी जमा नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती यही रही है कि मामूली बारिश के बाद इस वक्त भी हम सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ पर ये हम हर मरतबा देख रहे होते हैं। सिर्फ इस मरतबा की सूरत हाल हमने नहीं देखी। थोड़ी सी बारिश होती है और उसके बाद कराची का ये हाल होता है। और उसके बाद जब इंतजामिया से बात की जाती है, मेयर कराची से जब हमने भी बात की, तो यही बात आती है कि हम प्रिपेयर्ड हैं इस मरतबा मानसून के लिए। और 30 से 35 मिलीमीटर जो आपने बताया उसके लिए तो स्पेसिफिकली कोट करके कहा गया, लेकिन ये 10 से 15 मिलीमीटर बारिश, उसके बाद ये हालात, ये सबके सामने। और जाहिर है इंतजामिया से इस पर सवाल जरूर होना चाहिए। वो जवाब दें ना दें वो चले अगली बात है। साजिद, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। ये तो बात कराची की थी। थोड़ी सी बात अब पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों की भी करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि वो चाहे फिर कालाम हो, चाहे फिर नारान हो, चाहे फिर चित्राल हो, चाहे फिर कश्मीर हो, कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनका मेन इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बिलखुसूस अगर मैं नारान की बात करूँ, जहाँ पर सयाह फंसे हैं और कल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4000 सयाह वहाँ पर फंसे हुए थे। चूँकि ज़रा बाकी जो सयाह हैं वो बाबू सर टॉप और चलास के रास्ते उनको वापस अपने अपने इलाकों की तरफ भेज दिया गया था। लेकिन चूँकि वो जो महांडरी पुल है वो टूट गया था, वो बह गया था और बालाकोट और नारायण का रास्ता मुनक़ता हो गया था, जिसकी वजह से जो सयाह फंस गए थे। और उसके बाद जो इंतज़ामिया है और जो वहाँ पे होटल एसोसिएशन है उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी और फिर ये कहा गया था कि जो वहाँ पर होटल्स हैं वो कोई रेंट नहीं लेंगे टूरिस्ट से। और इसके साथ खाने पीने की जो अशिया थी उस पर 50% जो है वो ऑफ देने की बात हुई। और इसके साथ जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि सबीन के जो रेस्ट हाउसेज हैं वो खोल दिए जाएंगे, मुफ्त खोल दिए जाएंगे। मुशर सयाहत ने कहा है कि सयाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सयाहों के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है, 1422 जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं अपर चित्राल की बात करूं तो वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है। लेकिन मैं नारान की बात दोबारा कर लेता हूँ। इस वक्त नारान होटल एसोसिएशन के सदर मतीउल्लाह साहब साथ मौजूद हैं और ये वो हैं कि जिन्होंने बुनियाद रखी थी सयाहत की इन इलाकों में। मती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सयाह वहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 4-4.5 हज़ार की तादाद हम तक पहुँची थी। हालात क्या है वहाँ पर, और जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी होटल्स हैं उनको फ्री कर दिया गया है, वहाँ के रूम्स का रेंट नहीं लिया जा रहा, हालात क्या है मतीउल्लाह साहब? ठीक ठाक है, मौसम ठीक है, लोग बिल्कुल खुशहाल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह 4 बजे तक रोड ही खुल जाएगा। जो लोग जाएंगे जो रहते हैं तो रहे। हमने फ्री कमरे दिए हुए हैं, खाना उनको 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं।
हाँ जी। ठीक। तो मकसद के यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी की कमी नहीं है, कोई और चीज कमी नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत अल्लाह की नाज़री है सर। अच्छा मतीउल्लाह साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, ज़रा से फैमिलीज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सब खुशहाल हैं, क्योंकि ज़रा आप लोग सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। और ये हमने हमेशा देखा है नारायण से मुताल्लिक कि जब वहाँ पर कोई इशू, चाहे फिर बर्फबारी हो या कोई और मामला हो, तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ पर टूरिस्ट को। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। अच्छा, और ये आप लोगों ने खुद डिसाइड किया? ऐसे में जाहिर है जी जी प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। हाँ जी, मेरा कहने का मकसद है यहाँ बच्चे बूढ़े सारे जवान सारे ठीक हैं, सब ठीक ठाक। बिल्कुल आप कहते हैं तो मैं सारे क्लाइंट से आपका बात। चले, ये बड़ी अच्छी बात है मती साहब, सब खैर खैरियत से रहे, हमारी भी यही दुआ है कि जाहिर है सब लोग खैर खैरियत से। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से कल की सूरत हाल थी, जिस तरह से लोग फंस गए थे, पुल टूटा, राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था, और उसके साथ साथ ऑल्टरनेट रास्ता जो था उसकी तरफ लोगों को वहाँ से निकलने की भी रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप वहाँ से अपने अपने घरों को बखैरियत पहुँचे, क्योंकि जाहिर है नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और जब मानसून आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सूरत हाल अनप्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सब वहाँ पर खैर खैरियत से हैं, इंतज़ामिया वहाँ पर काम कर रही है और बहुत जल्द ये लोग जो हैं वो अपने घरों में खैर आफियत के साथ वो पहुँच जाएंगे। मती साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें लेने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल के कमरे अदालत में सहाफ़ियों से कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। अच्छा, हमने कभी वो ये कहते हैं कि हमने कभी फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, हमने सिर्फ फौज पर तनकीद की है। अच्छा, ये ज़रा उन्होंने परसों ये कहा, और वो कहते हैं कि हुकूमत का मकसद ये है कि पीटीआई और फौज की आपस में लड़ाई रहे, और वो कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं चाहती कि मामला ठीक हो। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है बानी पीटीआई के इस बयान पर। अता तारिक की अगर बात की तो उन्होंने कहा है कि फ़ौज और पीटीआई में बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और साथ में वो जाहिर है ये बात भी करते हैं कि यू टर्न्स के अलावा बानी पीटीआई की ज़ात में कोई और चीज़ मुस्तकिल नहीं है। वो कहते, ज़रा उन्होंने कोट किया ना कि पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, और अब कहते हैं मुझसे बात करो। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी कहा है कि खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों पर उतर आया है। वो कहते हैं कि फ़ौज से किस बात की मुज़ाकरात चाहते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बैरिस्टर सैफ साहब, इस पर जो हम देख रहे हैं 2 दिन से कि ज़रा बानी पीटीआई ने तो कहा कि बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नुमाइंदे की बात भी उन्होंने की कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। कोई जवाब आया? क्योंकि ज़रा हो सकता है अलल ऐलान कुछ ना हो, लेकिन शायद बैकडोर कुछ बातचीत स्टार्ट हुई हो, क्या कोई रिस्पॉन्स आया है? देखें जी, कोई बैकडोर बातचीत नहीं है, ना ही कोई नुमाइंदा मुकर्रर हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी थी कि मैं उस मौके पर मौजूद था जब इमरान खान साहब ने फौज के हवाले से एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब देते हुए ये बात की। उन्होंने एक्चुअली ये पूछा कि अगर फौज आपसे जो टेंशन है, जो पीटीआई और बज़ाहिर जो फौज में जो बात नजर आ रही है उसमें अगर आपके साथ बातचीत का कोई मौका मिले तो क्या आप उसको अवेल करेंगे? तो खान साहब ने ये जवाब दिया जो आपने बताया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अब इस बात के उस तनाजुर का जिसको मुस्लिम लीग नून के ये वज़रा उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो मौक़िफ़ है, और इमरान खान साहब ने भी जिसका इजहार किया कि ये लोग दरअसल चाहते हैं कि पीटीआई और फौज के दरमियान इख्तिलाफात हों, फौज जो है वो अवाम जो है और फौज के दरमियान दूरियां हों, ताकि, क्योंकि देखें अवाम की मैं बात इसलिए करूं कि अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है और उसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 8 फरवरी का इलेक्शन के नताइज ही हमें बता देते हैं कि अवाम कहाँ खड़ी है। तो अवाम और फौज के दरमियान तो गलतफहमियां पैदा करके जो गैप आएगा, उस गैप को एक्सप्लॉइट करते हुए ये लोग इक़्तिदार के मजे, वो गैप ना आए इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो सोशल मीडिया तो अभी तक उसी तरह चल रहा है। देखें, पहली बात तो यह है कि सोशल मीडिया की बुनियाद पर किसी पार्टी के बारे में कोई चार्जशीट कायम कर देना, मैं समझता हूं कि वो इंतहाई गलत अप्रोच है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया हमारा नहीं है, सोशल मीडिया हर उस बंदे का है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है और जिसके पास नेट का एक्सेस है। उसका मोबाइल फोन है, वो ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी पार्टी का है, क्योंकि वो हर शख्स अपनी जाती राय को नहीं। लेकिन जो आपकी पार्टी के ऑफिशियल पेजेस हैं, वो चाहे अकाउंट आपका एक्स का अकाउंट हो, इंस्टा का हो, फेसबुक का हो, तो जाहिर है वहां से जो स्टेटमेंट्स जारी की जाएंगी वो तो ऑफिशियल मानी जाएंगी ना, वो तो जाती तो नहीं हो सकती।
मैं आ रहा हूँ, अगर आप मुझे तसलसल के साथ मेरा जवाब जी 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 प्लीज प्लीज मुकम्मल करें। पूछ रहे हैं, ये मैं आपको यही जवाब देने के लिए आपके जी 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 प्लीज। अब जहां तक सोशल मीडिया में जनरल एतराज़ात का या कोई ख्यालात के इजहार का ताल्लुक है, उससे तो हम अपने आप को वो नहीं कर सकते, जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, वो किसी की भी नहीं है। जहां तक ये जो एतराज़ात जिसका आपने जिक्र किया कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आए हैं, तो जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स पे आए हैं उनको तो पीटीआई ने ऑन किया है, उससे तो कभी इनकार नहीं किया। इसीलिए खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने इल्जामात नहीं लगाए, हमने तनकीद की है, और तनकीद किसी भी जमहूरी माशरे का हिस्सा है। अब ये आपकी अपनी, जो सुनने वाला है उसकी अपनी सोच है कि वो उसको इल्जाम समझता है, तनकीद समझता है, वो एक सब्जेक्टिव इशू बन जाता है कि मैं एक बात को मजाक समझ रहा हूँ, हो सकता है आप उस बात से नाराज हो जाएं, हो सकता है मैंने लाइटर मोड में की हो, आपको बुरी लगी हो। तो ये तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। वो तो जाहिर है जो हमारे सियासी मुखालफीन है वो तो हमारे तनकीद को, हमारी मुस्बत तनकीद को भी मनफी तनकीद करार देंगे, और अपने गुजरांवाला और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जलसे जिसमें बाप बेटी दोनों मिलकर फौज के जर्नलों के खिलाफ मुगल्लिजात बकते रहे, उसको वो मस्बत तनकीद करार देंगे, हमारी गलत और उनकी ठीक। तो ये तो हमेशा सियासत में होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह का रवैया खास तौर पर अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन का नाम देकर जो अपना वज़ीर आज़म ने खुद एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, तो उसके बाद इनके वफाकी वज़रात ताबड़तोड़ हमले करते रहे और यही बताते रहे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर इलाकों में पीटीआई जो है वो अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ आवाज उठा रही, हालांकि पीटीआई नहीं उठा रही थी। एएनपी के बयानात रिकॉर्ड में हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात रिकॉर्ड में हैं, जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीएम के हैं। हर शख्स ने ये कहा कि हम फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। अच्छा, हमारा मुतालबा ये था कि फौजी ऑपरेशन पहले तो ना करें, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करनी है, करना भी पड़े तो पार्लियामेंट से इजाजत ले ले। लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया। ठीक है, नहीं यानी पीटीआई इस हक में है कि ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम भी हो, और पीटीआई फौज के साथ आप कोई इख्तलाफ नहीं रखती। वो जो तनकीद हुई माजी में, उसको आप कह रहे हैं कि वो एक सिर्फ मुस्बत तनकीद आप लोगों की तरफ से की गई। जाहिर है कि जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे लोग जो हैं गिरफ्तार हो रहे हैं, हमारी खवातीन जेलों में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जो एक एजेड खातून हैं, बीमार हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, वो इस वक्त अस्पताल में पड़ी हुई हैं लेकिन कैद की हालत में है। वो यंग लड़कियां सनम जावेद हो गई, ये बाकी जो हमारी कारकुन थी उनको कितना अर्सा जेल में डाला गया बगैर किसी सॉलिड मुकदमे के। तो जब ऐसे वाकयात होंगे तो हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन जब ये तासुर दिया जाएगा कि कोई इदारा है तो यकीनन एतराज होता है, लेकिन उस एतराज का मतलब दुश्मनी नहीं है उस इदारे के साथ। खान साहब ने बार बार कहा है कि ये हमारी पाकिस्तान की फौज है और मैं फौज के साथ। लेकिन इसमें एक बात और भी है, क्योंकि जब आप लोग कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, इदारे के साथ करेंगे, तो इदारे ने क्लियरली कह दिया है कि सानह 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करें, कौम से माफ़ी मांगे, फिर बात होगी। तो क्या ऐसा कोई इरादा है पीटीआई का? देखें, बात ये नहीं है, इदारे ने, मैं नहीं समझता कि इदारे ने ये कोई अपनी पॉलिसी बनाई। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में एग्जैक्टली ये कहा था। भाई मैं जी मुझे बात करने का मौका दे दिया करें तो ठीक होता है ना, फिर वरना तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ सिर्फ। नहीं, वो सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ ना, उसी पे ही तो आ रहा था। देखें, अगर तो इदारा हमसे माफी मंगवा कर ही मामले को खत्म करना चाहता तो ये ऑफर पहले हो जाती। जब लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 9 मई की, उसके बाद उनके मुकदमे शुरू हुए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इदारा भी ये चाहता है कि कानूनी और अदालती तरीके से मुकदमे का फैसला हो। अब जो हमारे लोग निकल रहे हैं जेलों से, तो ये जमानतों पे निकल रहे हैं, ये माफी मांग के नहीं निकल रहे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब अदालत में खुद ही इदारे ने केस कर दिया तो अब अदालत जाने और ये केस जाने। अगर अदालत ने हमारे लोगों को सजा दे दी और मुजरिम साबित हो गए तो खान साहब ने तो कहा है जो मुलविस होगा, सबूत होगा, उसको सजा दे दें। लेकिन इस इशू को जवाब बनाकर किसी पार्टी पे क्रैक डाउन करना, हमारी अगर तनकीद है या हमारा गिला शिकवा है वो इस नुक्ते पे है। अच्छा सैफ साहब, अब जाहिर है सियासत में बहुत कुछ होता है, जिस तरह आपने भी बताया, हालात किस तरह से पीटीआई के इस वक्त उन पर कर दिए गए हैं वो भी आपने बताया। सो ऐसे में अब क्या सियासी जमातों से भी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, या अभी भी वही मौक़िफ़ है, वही स्टांस है कि बात नहीं करेंगे? बिल्कुल है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम सियासी जमातों से बात करेंगे, लेकिन सियासी जमात से, फैमिली एंटरप्राइजेस से नहीं, फैमिली लिमिटेड कंपनियों से नहीं। हम सियासी जमातों से बात करेंगे जो हकीकत में सियासी जमातें हैं, चाहे मसलन
मसलन जमात इस्लामी के साथ हमारी बात चली है, मसलन जमीयत उलमा इस्लाम के साथ चल रही है, हम उनके साथ राब्ते में हैं। यानी पीएमएलएन से बात नहीं होगी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी? पीएमएलएन को हम सियासी जमात नहीं समझते, क्योंकि ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है। अच्छा। और इनके अंदर जो है वो कोई सियासी। सर वैसे आपका समझना, कता कलामी की माजरत, बट आपका समझना और ऑफिशियली एक सियासी जमात होना, इसमें फर्क नहीं है क्या? अगर ऑफिशियली सियासी जमात है और मुल्की मुफाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अपोजिशन और हुकूमत बातचीत करे, तो क्या पाकिस्तान के लिए आप लोग बातचीत नहीं करेंगे पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी से? फिलहाल तो हम यही समझते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, ये एक फैमिली बात नहीं होगी है जो फॉर्म 47 का गबन करके इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ ये आए हैं, और इलेक्शन कमीशन भी नहीं, इलेक्शन कमिश्नर के मिली भगत के साथ ये। ठीक है, पॉइंट आ गया मिनिस्टर साहब साहब, लेकिन अगर ये सियासी पार्टी का रवैया इख्तियार करेंगे तो इनके साथ बात हो जाती, लेकिन उसी जमात की हुकूमत है सर, और उन्होंने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली इकामा कमेटी से कसरत राय से मंजूर करा लिया है, और वो ये राय रखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, इस तरमीम के बाद शायद ये मुमकिन नहीं रहेगा। आप ये सवाल करने के साथ साथ जरा अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या आप वाकई समझते हैं कि ये सियासी जमात है और इन्होंने जो हुकूमत बनाई है ये जेन्युइन है, आईन और जमहूरियत? वो सियासी जमात है ये तो सर मैं कहूँगा कि वो है। नहीं, ये सियासी जमात तो तहरीक लब्बैक भी है, उसको फिर क्यों लोग बातें सुनाते हैं? या सियासी जमातें। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सर अब आप लोगों का रिस्पांस क्या होगा हुकूमत के इस पॉइंट के बाद? मेरे भाई वो रिस्पांस हम 2000 मरतबा दोहरा चुके हैं कि इनके साथ हमारी बात नहीं चलेगी पीएमएलएन। मेरा सवाल ये नहीं है, हम बात नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम अब पीटीआई क्या करेगी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। पीटीआई इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज करेगी, पीटीआई अदालत में जाएगी, इसको चैलेंज करेगी, ये गलत कानून है। हम जब भी इक़्तिदार में हम आए, इंशाल्लाह जो हम जल्द आएंगे, हम ये कानून तब्दील कर देंगे। जल्द आएंगे, आपको ये किस बुनियाद पे लगता है? चूंकि आप लोग बहुत से रहनुमा कहते हैं कि दिसंबर तक आ जाएंगे, किस बुनियाद पे लग रहा है ये? ऐसे कौन सा पॉइंट है? हमारे साथ है, हालात हमारे लिए साजगार हैं, कौम इसलिए हमारे साथ है कि उसके लिए सिर्फ आपको 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे देखने हैं। हम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं, बाकी सबको अलायंस इत्तेहाद के बावजूद हमसे कम वोट मिले हैं। तो हम जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जेन्युइनली हक रखते हैं कि हमें इक़्तिदार और इख्तियार हमारे हाथ में दिया जाए, जो कि नहीं दिया जा रहा, और वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, वक्त का पहिया जो है वो बहुत जल्दी घूमता है। ठीक है, आपको लगता है कि हालात बदल जाएंगे? शुक्रिया वैसे साहब, सब शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, स्टे विद अस। महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तवारत इख्तियार कर चुका है। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुकम्मल हो चुका है, जिसमें हुकूमती कमेटी ने मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांग लिया है, जबकि पार्टी ने यानी जमात इस्लामी ने मुल्क के दीगर शहरों में भी धरनों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद अवाम महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे से बहुत परेशान है, और इस किस्म की एहतजाजी तहरीक का जारी रहना हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसी पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार आसमा शराजी साहब में साथ मौजूद हैं। आसमा साहब बहुत शुक्रिया। आसमा साहब, जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब वो तवारत इख्तियार कर चुका है और मुल्क भर में धरनों का ऐलान भी कर दिया, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम कर लेगी? जी, मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से कोई कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो है वो जमात इस्लामी के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत की। अच्छा। और ये जो IPPs के ऑडिट की बात हो रही है, इस पे तो ऑलमोस्ट हुकूमत रजामंद है, और इसी तरह से जो बिजली की कीमतों की कमी की बात हो रही है, हमारी इत्तला है, बल्कि हमारे प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत जाके तो इस मामले को एड्रेस करने की कोशिश में भी है और कर सकती है, और उनको करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो रोटी और कपड़ा और मकान नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का बिल जो है वो सबसे बड़ा मसला बन चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लगता है
कि ये जो धरने जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ़ जगहों पे दिए हैं और जिस तरह से उन्होंने बिजली के बिलों के हवाले से IPPs के हवाले से इस मसले को उठाया है, वो भी उसके ऊपर भी हुकूमत जो है किसी एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं आसपास साहब, ये जो सबसे बड़ा मसला है ज़ाहिर है महंगाई और बिजली के बिल अदा करना, क्या हुकूमत किसी भी तरह से इसमें कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है अभी? मेरे पोजीशन में तो हर हुकूमत होती है, वो चाहे तो हर चीज़ की पोजीशन बना सकती है। बहुत सारे इंटरनेशनल मुआहदे हैं, बहुत सारी लोकल IPPs हैं। ऑडिट अगर होगा तो पता चलेगा कि कैपेसिटी चार्जेस में कितने पैसे गए हैं। ये मुआहदे जब किए गए, जब बाद में रिन्यू हुए, रिन्यू इमरान खान साहब के दौर में हुए, उसमें और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ IPPs आई, वो जो है उसकी कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से जो है वो बहुत एक बिल्कुल कंसर्न्स जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त लोगों के कंसर्न्स हैं कि इतनी बिजली नहीं है जितने कि उनको पैसे देने पड़ते हैं और ये खरबों में अमाउंट जा चुकी है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जो मेरी आपकी हम सबकी जेब से पैसे निकलते हैं, तो इसको हल करना चाहिए। अगर हुकूमत का नहीं इस पे ऊपर, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर इन IPPs को बुलाया जाए, ये जो ऑडिट्स हैं इनको ऑडिट इनका करवाया जाए और उसके बाद जो पब्लिक आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। और इसमें आसपास साहब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई भी इदारा खसारे में हो तो उसका खमियाजा आवाम क्यों भुगते। ज़रा वो एक मिसाल भी देते हैं जी, PIA अगर 600-650 रुपये खसारा है तो ज़रा वो आवाम तो उसका खमियाजा नहीं भुगतते, वो तो हुकूमत को भुगतना होता है। और ऐसे में IPPs स्पेशली स्टेट ओन्ड IPPs तो हम क्यों भुगते हैं, ये बड़ा अहम सवाल भी है। ये तो बात बिजली के बिलों से मुतालिक हो गया। अब थोड़ा सा मैं सियासी माहौल पर कॉमेंट आपसे लूँगा कि जो बानी PTI ने 2 रोज़ पहले कहा कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तैयार हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि फ़ौज नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बात करेंगे। ज़रा खुलेआम एक पैगाम भी दिया। इससे पहले ललकारते रहे, इससे पहले इल्ज़ाम लगाते रहे, बाद में इल्ज़ाम को तनकीद कह दिया और अब मुज़ाकरात की बात कर दी। ऐसे हो जाते हैं मुज़ाकरात इस अंदाज से बात की करने वालों के साथ? बानी इमरान खान साहब जो बात करना चाहते हैं वो नुमाइंदे के साथ, वो कह रहे हैं नुमाइंदा मुकर्रर करे, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो उसके बाद बातचीत होगी। जो हमारी इत्तला है और ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब की इस मुतालबे के ऊपर जो है वो अभी तक एक तो कोई बयान भी नहीं आया, लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर कोई हिलजुल भी नहीं है और कोई यानी साफ इनकार ही है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदरा जो है वो तैयार नहीं है। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि इमरान खान साहब ने इसको भांप के जो है वो फ़ौज के साथ बातचीत के लिए, बराह रास्त बातचीत के लिए कहा है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि फ़ौज जो है वो या तो वो बात कर सकती है या वही इनकार कर सकती है। तो जिस पे अभी तक इमरान खान साहब को हाँ में तो जवाब नहीं मिला और जहाँ तक हमारी इत्तला है कोई हौसला अफजा वहाँ से जवाब नहीं है इमरान खान साहब के लिए। लिहाजा मेरा ख्याल है जो सोल्यूशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही आपस में बात करनी चाहिए। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जब हम आइन की बात करते हैं, जब हम आइन की पासदारी और कानून की अमलदारी की बात करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब हों या कोई और सियासी जमात हो, नवाज शरीफ साहब हो, उनको फिर पार्लियामेंट और सियासी जमातों से ही बात करनी चाहिए। उनको फिर बाकी रिश्ते नहीं देखने चाहिए, फिर उनको मुख्तदरा की तरफ ये वैसे आपने बड़ी अहम बात की है कि ज़ाहिर सियासी जमातों से बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तो PTI हर वक्त एक ही बात ही कर रही होती है कि हम PMLN और पीपल्स पार्टी को तो सियासी जमातें मानते ही नहीं। ऑफिशियली होना और ऑब्वियसली आपका ना मानना, ये दो बड़ी मुख्तलिफ बात है। और ज़ाहिर इस तरह के बयानात और इस तरह का जो आपका एटीट्यूड है फिर आपको मुश्किलात में लेकर जाता है। अब आने वाले दिनों में PTI की मुश्किलात आप कम होते हुए देख रही हैं, कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है लेकिन कि नहीं मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा? जो सूरत हाल नज़र आती है जिसमें कि एक स्टांस बनाया गया डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से, आपने देखा जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसी तरह से जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बात हो रही है या जो नज़र आ रहा है, उसमें तो लगता है ऐसे है कि मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए, उनके बानी के लिए, इमरान खान साहब के लिए जो है वो बढ़ सकती हैं। मसलन 9 मई के जो केसेस हैं उनके अंदर भी आपने देखा होगा इंसदाद
दहशतगर्दी के अंदर ये मामला है। ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनका मामला जा सकता है। तो ये वो सब चीज़ें जो कि ख़ुद PTI और तहरीक इंसाफ जो है ख़ुद भी और इमरान खान साहब भी इसको भांप रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और आसमा साहब, कल आप ही के प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक जो बात की, और उन्होंने कहा कि उनको ये लगता है कि या हुकूमत की राय है कि हुकूमत और पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत हो रही है। अभी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया, जिस पर अभी बैरिस्टर सैयद साहब से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो एहतजाज भी करेंगे, PTI एहतजाज भी करेगी और चैलेंज भी करेगी इस बिल को। हाउ डू यू सी दिस, कि मामला किस तरफ जाता नज़र आ रहा है आपको? असम्बली से मंजूर हो जाएगा, नहीं होगा, मामला अदालत में जाएगा, क्या होगा? देखिए, ये जो बिल हुकूमत ने पास किया है कायमा कमेटी ने, और उससे पहले ये बिल जो है वो पेश किया गया था, और जो तरीक़ाकार होता है उसके बाद ये अब अगले मरहले के अंदर दोबारा पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ पे आइज़ और नोज़ होंगी, यानी कि और वो सादा अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास है। और इम्कान है, बहुत एक भरपूर इम्कान है कि इस बात का कि ये बिल पास हो जाएगा जिसमें कि जो हलफनामा है उसके ऊपर जो एक उसको जमा कराने और जो आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन के अंदर अंदर करवाने, उसके ऊपर कानून साजी है। और इसी तरह से मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जो कि पहले दी जाती है उसकी कानून साजी है। तो ये जब कानून साजी एक प्रीएम्प्टिव वो स्ट्राइक भी है, और उसके साथ साथ एक पेशबंदी के साथ साथ एक बंद भी बांधा गया है मखसूस नशिस्तों के ऊपर अमल दरामद के हवाले से, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का कहा है। तो मुझे लगता है कि ये कानून जो है चैलेंज हो गया अगर, और तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, तो कहीं ये भी स्ट्राइक डाउन ना हो जाए। और उसकी वजह ये है कि इसका जो इत्तलाक है वो माजी पे नहीं हो सकता। जो जो अंडरस्टैंडिंग जो बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो एक महाजराई का सा आगाज़ हो जाएगा पार्लियामेंट के दरमियान भी और इसके साथ साथ अदलिया के बीच में भी, क्योंकि अदलिया ने 15 दिन का वक्त भी दिया था और उसके साथ साथ अमलदारी के लिए भी कहा था। तो ये एक अक्सरियती फ़ैसला भी है। बेशक उसके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मसला है या जो भी है, लेकिन ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में अदलिया और पार्लियामेंट के बीच में जो लड़ाई है या महाजरा है वो शदीद हो सकती है इस मामले के ऊपर। और हुकूमत का लगता नहीं कि हुकूमत इस मामले को तस्लीम करेगी, और इसी तरह से लगता नहीं है कि हुकूमत इस मामले को ज़ाहिर तस्लीम करेगी, और आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो फिर ज़ाहिर हम सब उसको विटनेस भी करेंगे। आसमा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक ऐसी खातून से जो मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, जब मैंने इतना कुछ उनके बारे में सुना कि वो जी फैशन ब्लॉगिंग भी करती हैं, राइटर भी हैं, पेरेंटिंग में बहुत अच्छी उन्होंने किताब भी लिखी है, और इसके अलावा एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर भी हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात भी करती हैं। ख़वातीन को सियाहत के शोबे में किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है उस पर भी वो बात कर रही होती है। और सोशल मीडिया पर ज़ाहिर से इन्फ्लुएंसर मैंने बताया तो शी इज़ वेरी एक्टिव। तो किस तरह से मैनेज करती हैं, ये मेरे जहन में जो बड़ा एक सवाल आया कि हमसे एक चीज मैनेज नहीं हो पा रही होती है, 4-5 चीजें एक साथ लेकर चलना है। वाकई मल्टी टैलेंटेड पूछते हैं ये कि कैसे मैनेज करती हैं। हाँ। महविश अहमद साथ मौजूद है। महविश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप यू आर फाइन टू। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर गुड टू। महविश, जिस तरह सबीन ने भी कहा कि ज़रा एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ राइटर, जिस तरह आपने पेरेंटिंग पर बात भी की, बात करती भी हैं, किताब में भी आपने उसका जिक्र किया, आप टूर्स भी अरेंज कराती हैं, ट्रैवलर एज वेल। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है और इसमें टॉप पे क्या है? अच्छा, ये मेरी प्रायोरिटी है और बाकी मैं चलें साथ साथ कर रही हूँ। आई थिंक इतनी सारी चीज़ों को जगल करना हमेशा मुश्किल ही होता है, और प्रोफेशनली आप तो कर ही रहे होते हैं, बट एक बैक फ्रंट पे आपका घर भी चल रहा होता है, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, हस्बैंड, बाकी सारी रिलेशनशिप्स भी चल रही होती हैं, एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू जगल ऑल ऑफ दैट। But I think what makes it easier is कि आप अपने आप से पूछें कि मुझे क्या चीजें करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप ऑथेंटिकली अपने आप से पूछ के उन चीजों को प्रायोरिटी दें जो कि आपको खुश करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप थकने के बावजूद आपका जो एक पर्सनल कप है, इमोशनल कप है, वो फुलफिल होता है। वैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर आपका किसी चीज में शौक है, आपका दिल लग रहा है, तो आप उसके वक्त निकाल लेंगे और उसके बाद आप थकेंगे भी नहीं, आपका दिल करेगा आप वो काम ज्यादा ज्यादा करें, और फिर मैनेज करना भी आसान हो जाता है। मैं विश किताब लिखना ऑन माई वे एग्जैक्टली, और पेरेंटिंग के ऊपर जरा इस किताब के बारे में भी बताएं, इसमें क्या चैलेंजेस आए वो भी जरा हमें बताएं।
किताब लिखना मेरा ख्याल है एक अलग ही बॉल गेम है। मैं कोई 5-6 साल से अपने ब्लॉग पे तो लिख रही हूँ, जिसमें पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स, ट्रैवलिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मेंटल हेल्थ, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ। लेकिन आपको पता है इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोस्ट होता है, आपने चंद अल्फाज लिखने होते हैं और उसमें ही काफी मुझे मुश्किल आती थी, घंटा कभी कभी 2 घंटे लग जाते थे उसे फ्रेम करने में। किताब एक बिल्कुल अलग चीज है, इसमें आपने इतने वर्ड्स लिखने होते हैं एक नॉवेल में जितना कि एक PhD का थीसिस होता है। फ्रॉम 65,000 to 80,000 वर्ड्स आप एक नॉवेल में लिखते हैं। एंड ये जाहिर है चंद घंटों या चंद दिनों का प्रोसेस नहीं होता, इसमें आपको साल लग जाते हैं। सो जैसे कि मैंने अपनी बुक के बारे में 2019 में पहली दफा सोचा था और फिर कोविड के बाद 2021 में मैंने इस पे काम करना शुरू किया। सो कुछ सालों का इसमें होमवर्क जाता है, आपको अपने लिए एडिटर ढूंढना, लाइक माइंडेड लोग ढूंढना जो कि आपकी बुक में आपकी गाइडेंस कर सकें, हेल्प कर सकें, वो सारी रिसर्च जाती है। और फिर लिखने का एक अलग प्रोसेस होता है जिसमें आपने अपनी जिंदगी को साथ साथ चलाने के साथ किताब को भी टाइम देना होता है। सो मुझे कोई 1 ईयर लगा इस बुक को लिखने में, आफ्टर थिंकिंग एंड एनालाइजिंग एंड डूइंग माय रिसर्च। और फिर रोज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 3-4 घंटे निकालना राइटिंग को देना, फिर उसके बाद अपने घर की चीजें मैनेज करना, रिलेशनशिप्स मैनेज करना। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और मुझे ये भी याद है कि मैं कहती थी कि इस महीने हम ना किसी से मिलेंगे ना किसी को इनवाइट करेंगे, क्योंकि जब आप किताब में इमर्स हो जाते हैं, आप एक स्टोरी में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है बाकी चीजों पे फोकस करना। तो काफी फोकस, पैशन, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं कि ये क्या काम है, ये कौन करता है, इसमें तो कोई पैसे भी नहीं बनते। तो उन सारी आवाजों को म्यूट करके आपको फिर अपनी बात पे तो महविश, ये जो डिस्करेज करने वाले लोग थे, अब जब किताब मुकम्मल होने के बाद, और जाहिर है बहुत सारे लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस पे बात भी हो रही है, आप कुछ कहते हैं आके? काफी लोगों का आई थिंक आपको रवैया बदला हुआ नजर आता है। जो शुरू में अगर आप कभी मेंशन करो मैं बुक लिख रही हूँ तो इतनी घास नहीं डालते, लेकिन फिर आप जब वो चीज आप एक उसे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल शक्ल में आप उनके सामने पेश करते हो तो फिर रवैया बदल भी जाता है अक्सर। और जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था तब भी इसी तरह मैंने एक्सपीरियंस किया था कि ये क्या काम हुआ, ये कौन करता है। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में इज्जत देते हैं, जब लोगों ने पसंद किया तो वही लोग फिर बदल भी जाते हैं। वो लोग कहते हैं हमारा प्रोडक्ट भी एडवर्टाइज कर दें, हमारे हमारे घर भी आए, हमसे भी मिले, तो रवैया बदल जाते हैं। अच्छा महविश, चूंकि आप बहुत सी बात बैरून मुल्क मुकीम अफराद के चैलेंजेस से मुतालिक भी करती हैं, और चूंकि आजकल हालात ऐसे पाकिस्तान की कि हर किसी की ये कोशिश होती है कि अगर बाहर जॉब मिल जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए तो बस चला जाए, चूंकि पाकिस्तान के मौसमी हालात है। दैट इज माय क्वेश्चन एक्चुअली, कि वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं? ये जो समझते हैं कि जब बाहर जाएंगे तो ज़िंदगी शायद बहुत आसान होगी, ज़रा बताएं। वो चाहे ख़वातीन हों चाहे मर्द हों, वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, सेटल होने की ख्वाहिश रखते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं बाहर की ज़िंदगी में? ये वाला जो पहलू है ना, ये मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया और बड़ी प्रायोरिटी पे मेंशन किया कि जब बाहर मूव करते हैं उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो तो आपको जाहिरी तौर पे नजर आ रहे होते हैं कि भाई बिजली है, पानी है, इतनी गर्मी नहीं है जिस तरह के हम एक्सपीरियंस करते हैं पाकिस्तान में समर में, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल्स अच्छे, ये सब चीजें नजर आती हैं। नो डाउट आपको ये फवायद मिलते हैं बाहर मूव करने में। लेकिन जो इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, एक जो BTS जिसको बोलते हैं, वो नजर नहीं आता आपको, ना इंस्टाग्राम पे, ना लोगों की पोस्ट पे, ना फोन पे बात करने में किसी से। और इमोशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो इंसान है वो एक तो से बोलते हैं ना कि वो एक सोशल एनिमल है, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों की भी जरूरत होती है, हमें अपने इर्द गिर्द उस जबान, उस माहौल, उस खाने के टेस्ट, उन सब चीजों की जरूरत होती है टू थ्राइव, टू इमोशनली बिलोंग टू अ प्लेस। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह चले जाते हैं ना जहाँ आप जबान बोलते हैं, ना आपका कोई दोस्त है, ना आप किसी को जानते हैं, कोई नहीं है जिसपे आप रिलाई कर सके, वो मेंटली बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मूव करें, तो मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे तो बीमार होने की भी इजाजत नहीं, मुझे इतनी भी इजाजत नहीं कि अगर मुझे बुखार है तो मैं थोड़ी देर सो जाऊं, बिकॉज अगर मैं लेट जाऊंगी
तो कौन मेरे बच्चों को पिक ड्रॉप करेगा, खाना, सफाई, कपड़ों, यहाँ पर तो बहुत सारी आपको हेल्प भी होती है कि चलें आपके पास एक फैमिली सिस्टम है, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है तो आपके बाकी फैमिली मेंबर्स वो आपके साथ खड़े होते हैं और वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं चीज़ें में। ये वो ब्लेसिंग्स है हमारे इर्द गिर्द जो कि हम जो हमारे होते हुए ना हम इनकी कदर नहीं कर रहे होते, हमें लगता है कि अच्छा ठीक है इनकी वैल्यू नहीं है, बट हाँ जब आप उनसे दूर हो जाते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ रहा होता है तो फिर देन यू गेट टू नो कि नहीं वो लोग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, वो पूरा सिस्टम जो है हमारा पाकिस्तान को बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। अच्छा अब जिस तरह बाहर की बात हम कर रहे हैं, मैं भी ऐसे में पेरेंटिंग कितनी मुश्किल है बच्चों को, अब जिस तरह बहुत फ़र्क है एक वेस्ट में पाकिस्तान में, तो ऐसे में पाकिस्तान के कल्चर के साथ भी बच्चों को रखना, हमारी अपनी वैल्यूज़ भी हैं उस लिहाज से भी, सो पेरेंटिंग क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? आप इस हवाले से पूछें कि बाहर जाके किस तरह से मुश्किल हो जाती है? बिल्कुल बाहर जाके बताइएगा और उसके बाद जाहिर है हम ओवरऑल भी इस पर डिस्कशन, लेकिन बाहर के पर्सपेक्टिव से जरा बताइएगा कि पेरेंटिंग कितनी मुश्किल है। आई थिंक काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने बच्चों को एक बैलेंस देना होता है, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए जाहिर है जो माहौल है उसी हिसाब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहे वो आपने उर्दू जबान सिखानी है, चाहे आपने उनको इस्लामिक तालीम देनी है, चाहे घर पे कारी साहब का आना हो। एंड आई फील ये जो जॉब है वो शेयर हो जाती है क्योंकि कहीं दादी दादा सिखा रहे हैं, कहीं नानी नाना सिखा रहे हैं, कहीं कोई नमाज पढ़े, कोई दुआ पढ़े, बच्चे एक माहौल में कलेक्टिवली कम्युनिटीज से सीखते हैं। आप जब एक डिफरेंट कम्युनिटी में मूव हो जाते हैं तो ये सारी चीजें आपने खुद शोल्डर करनी है। आप अगर उनको उर्दू सिखाएंगे तो वो सीखेंगे, आप उनको अगर कुरान की तालीम, इस्लामी तालीम, वो सारी स्टोरीज उनको बताएंगे जो कि हमारी इस्लाम की स्टोरीज हैं, तो वो सीखेंगे। और ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपने अब पेरेंटिंग भी खुद शोल्डर करनी है, घर का भी सब काम खुद शोल्डर करना है, प्रोफेशनल चीजें भी शोल्डर करनी है और फिर ये सब चीजें भी आपने शोल्डर करनी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक टाइम आउट एंड गिव इट टू एवरी एस्पेक्ट इक्वली। दूसरा, आपने कुछ बैलेंस भी देना है कि हमने ये चॉइस की कि हम अपने बच्चों को अपने माहौल से उठा के दूसरे माहौल में ला रहे हैं, लेकिन बच्चों पे इम्पोज करना कि अब आप नए माहौल में से कोई चीज भी अडॉप्ट नहीं करोगे, उस हर चीज को बुरा कहना, उससे फिर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन भी पैदा होती है, रिबेलियन भी पैदा होता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन कि भाई स्कूल में तो सब बच्चे ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर आप मुझे क्यों लाए अगर मैं ये नहीं कर सकता। So you have to have those discussions, be very conscious as a parent, learn कि मैंने इन चीजों को कैसे एड्रेस करना है, बच्चों से कैसे बात करनी है, किस चीज की इजाजत देनी है, कहाँ छोड़ना है, कौन सी बैटल पिक करनी है। It becomes very very hard क्योंकि कुछ चीजें तो फिर आपको अलाउ करनी भी पड़ेंगी ना कि चलो आप ये कर सकते हो अगर आपके दूसरे फ्रेंड्स कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, जरा करना पड़ता है, ये बड़ा चैलेंज होता है और ये हमने देखा है कि बहुत सी फैमिलीज जो कि बाहर सेटल होती हैं वो इस चैलेंज से बड़ा परेशान होती हैं और फिर वो वापसी का रास्ता भी ढूंढ रही होती हैं। अच्छा मैविश, ऐसे में एक और चीज़ जो आप करती हैं वो ट्रैवलिंग की, चूँकि आप शौकीन भी हैं और आप बहुत सी फैमिलीज़ के लिए, ग्रुप्स के लिए अरेंज भी करती हैं ट्रैवलिंग के यानी टूर्स के प्लान, सो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा। इसकी इंस्पिरेशन यही थी कि जब मैंने अपना इंस्टाग्राम ब्लॉग शुरू किया तो बहुत सारी खवातीन ने मुझसे अपने पर्सनल चैलेंजेस शेयर करने शुरू किए। दे वुड ट्रस्ट मी कि ये मेरे इश्यूज हैं, इस तरह से मेरी जिंदगी गुजरी, और मैंने रियलाइज किया कि हमारी सोसाइटी में खवातीन को ये तो सिखाया जाता है कि आपने सबका ख्याल रखना है, सारे घर की जिम्मेदारी आप पे, लेकिन ये नहीं हम बताते कि तुमने अपना भी ख्याल रखना है, अपने लिए भी टाइम तुम निकाल सकती हो, बैठ के आराम से अगर तुम चाय पियोगी तो उसमें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, अपनी बैटरी रिचार्ज करोगी तो बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को दोगी। एंड आई फेल्ट कि विमेन फील कि हम अपने लिए नहीं टाइम निकाल सकते, वो हम फिर बुरी औरत होंगे, बुरी बीवी हो जाएंगे, बुरी माँ होंगे अगर अपने लिए वक्त निकाला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन टूर्स को शुरू करूं जो विमेन्स ओनली ग्रुप्स हैं, जिनको फिर बिकॉज ऑब्वियसली मैं नेदरलैंड्स में रहती हूँ तो मैं यूरोप में टूर्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिसमें खवातीन को ये चांस मिले कि 3-4 दिन के लिए वो एक प्लान टूर पे जाएं जहां उन्होंने कुछ नहीं सोचना, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, सारी प्लानिंग, बुकिंग्स, आइटनरी, हर चीज मैंने अपने आप को ज़ाहिर टाइम देना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज तमाम खवातीन, तमाम लड़कियां जो इस वक्त हमें देख रही हैं कि हाँ, अगर अमूमन यही होता है, इससे रिलेट सारी खवातीन कर सकती होंगी कि जाहिर सी बात है यही होता है कि लोग ये बात करते हैं ना कि जी आप अपने लिए वक्त निकालें, लेकिन वो मौका कोई, वो स्पेस कोई नहीं दे रहा होता कि खवातीन अपने लिए एक्चुअली वक्त निकालें।
सो वैसे आपके लिए भी लेसन है, अपनी बेगम को थोड़ी सी शुएब आप ब्रेक दें ये घर बार से, बच्चों से, कि थोड़ी ब्रेक मिले और उसके बाद जाहिर है वो भी ऐसे ट्रिप पे जाएं जहां पर वो अपने आप को टाइम दे सके और रिचार्ज होकर वापस आए, ताकि आप सबका भी बेहतर से ख्याल रखें और स्पेशली अपने भी। मैं बहुत कहता हूं उनको प्लीज गो ऑन अ वेकेशन। वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते कि मैं बच्चों का ख्याल रख पाऊंगा, कहती हैं नहीं मैं नहीं जा रही, मैं घर पे ठीक हूं। तो ये हो जाता है, ये आपका मसला है ना ये बड़ा फिर नहीं ये मेरा मसला नहीं है, ये जनरली खवातीन का मसला है कि वो दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही कि भाई मैं बाप हूं, उसका मैं ख्याल रखूंगा, उसका फॉर श्योर गो ऑन अ वेकेशन। अरे मौका तो दीजिए, आप जाए तो सही भाई, मैं ख्याल रख के दिखाऊंगा। ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, और अगर आपने नहीं ये जो होता है ना कि बस मैं रख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे जैसा ख्याल कोई नहीं रख सकता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। प्लीज खवातीन पे डाल, अरे दूसरे पे ट्रस्ट करें, दूसरे पे ट्रस्ट करें, वो घर का सरबराह भी है, बाप भी है। ये मसला है मर्दों का, ये देखिए ये बात नहीं कहते, मेरा मसला नहीं है, खवातीन का मसला है, वो अपने से अलावा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करती। ये देखा नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं जो कहते हैं खवातीन ज्यादा बोलती हैं। That's a debate. वैसे मैं ऐसा है, ये एक कमेंट कर दें कि खवातीन ये भी राय रखती हैं कि बस मैं कर सकती हूँ और मेरे जैसा ख्याल नहीं रख सकता कोई मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का। इसमें मैं कहूंगी कि एक सोशल कंडीशनिंग है ना कि खवातीन बच्चियों को बड़ा ही किया जाता है कि बेटा तुमने ही घर देखना है और जो शौहर है वो बाहर के मामला देखेगा। तो हम एक बिलीफ लेके बड़े होते हैं कि वो तो कर ही नहीं सकता। दूसरा, आई थिंक मर्दों को भी थोड़ा स्टेप इन करके दिखाना भी पड़ेगा कि देखो तुम आज बाहर गई थी, सब कुछ हो गया, कुकिंग भी मैंने कर दी, बच्चे सो भी गए, स्कूल के बैग्स भी पैक थे। आई थिंक मर्दों को भी थोड़ा बढ़ के आगे आके दिखाना पड़ेगा। एकदम तो वो जो बचपन की वो जो एक अपब्रिंगिंग है आपकी, जिस सोच के साथ आप बड़े हो रहे होते हैं इर्द गिर्द आपके, तो जाहिर है वो एकदम उसको ब्रेक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सो आपको स्टेप इन करके आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, और जितने मर्द देख रहे हैं ऑब्वियसली वो ट्रस्ट बिल्ड करें, वो ट्रस्ट डेवलप तो वो औरतें कहीं जाएंगी तो ट्रस्ट बिल्ड करेंगी ना, जाती नहीं है। प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हमें मर्द देना और जैसे बहुत सारे मर्द देना, जो मर्जी कह लो ना, नहीं सुनना उन्होंने। हम लेंगे एक ब्रेक और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मुआशी दर्जा बंदी के इदारे फिश ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी है और CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया है। 2 रोज़ से इस पर हम बात भी कर रहे हैं और फिश ने कहा है कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई है और मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आई है। हुकूमत कहती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी दुरुस्त पॉलिसी की वजह से हो रहा है और महंगाई कम होने के दावे हुकूमत कर रही है। और आज चूँकि यकम है और आज हम देख भी रहे हैं पेट्रोल से मुतालिक, चूँकि देखा हमने कि पेट्रोल की प्राइस में भी कमी हुई है, 6 रुपये 17 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन अवाम कहते हैं कि पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए था। महंगाई के हवाले से अवाम की राय वही है कि महंगाई है, बिजली के बिल से परेशान है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, फिच की जो बात हम कर रहे थे, तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग को बेहतर करना, हाउ डू यू सी दिस, और इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होता है जब इस तरह से रेटिंग चेंज होती है और इस बारे में कमेंट किया जाता है या राय दी जाती है? ये पहली बात तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने रेटिंग में बेहतरी करने से इनकार कर दिया है और ये एक रूटीन का मामला है जिसका मईशत की बेहतरी से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ जी कि स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार, हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार जो जारी किए हैं, वो चीख के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को संगीन तरीन ख़तरात और संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं। और जो हम IMF के साथ 37 माह का मुआहदा करने जा रहे हैं जो सितंबर 2027 तक रहेगा, उसके जो मामला तय हुए हैं उसको देख के पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि इन 37 माह में मईशत लड़खड़ाती हुई चलेगी, कमजोर रहेगी, अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्या है उसमें? हाँ, और ऐसे में जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी आई है, जाहिर है इस बात का क्रेडिट भी लिया जा रहा होता है, तो क्या वाकई कमी बिल्कुल नहीं है? क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो तो और परेशान कर रही हैं हम सबको। देखिए, बात परेशानी की नहीं है, बात हकीकत को तस्लीम करने की है। जब आप बीमारी को तस्लीम करेंगे तो इलाज करेंगे ना। अब मैं आपको क्योंकि आपने महंगाई का इशू उठाई दिया है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल हुकूमत ने हदफ रखा है 12% का महंगाई का, और मैं आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं ये 16% से ज्यादा रहेगी और हुकूमत को पता है, नंबर 1। मगर ये महंगाई में कमी का ड्रामा जो है ना, इसको समझने की जरूरत है। मई 2022 पाकिस्तान में महंगाई थी 13.8%,
डिस्काउंट रेट था 12.5%, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। मई 2023 शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, ये महंगाई 13.8 से 38% हो गई जी, और डिस्काउंट रेट 12.5 से 22 हो गया। प्लीज़ एक आप बात मुकम्मल करने के साथ साथ एक कमेंट कीजिएगा। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने 2-3 बातें की, मैं कोट भी करता हूँ ताकि आप कमेंट कर सकें उस पर। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हालात हैं और जो IMF के साथ मुआहिदा, अगर आखिरी मुआहिदा हमें करना है ये, और ये वाकई आखिरी प्रोग्राम हो, तो हमें इस्लाहात करनी होंगी, रिफॉर्म्स करनी होंगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि करेंसी मिसमैच की वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? पहली बात, सियासी बयानात तो इस किस्म के 2001 में भी होते थे, उससे पहले भी होते थे। मैं जो बात आपको रिकॉर्ड पे बता दूं, वज़ीर आज़म कुछ भी कहें, वज़ीर ख़जाना कुछ भी कहें, मैं आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने बुनियाद रख दी है, गारंटी कर दी है कि 2027 में जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा सितंबर में, उसके बाद पाकिस्तान लाजमन 25वें प्रोग्राम में जाएगा। उसकी बुनियाद इस हुकूमत रख दी है। और मैं ये कहता हूँ ये होगी इज्तिमाई खुदकशी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूं। देखिए, मैं तो सियासत करना नहीं चाहता हूँ, मुल्क हमारा है, मुल्क आपका है। इस हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदा किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम 2027 तक टैक्स और GDP का तनासुब 13% पर लेके जाएंगे, खुद कहा है। अब मैं आपको बता दूं कि 95-96 में ये 14.4% था, लेकिन उस वक्त कर्जों पे सूद बहुत कम हुआ करता था, तो जो पैसे बच जाया करते थे। अब अगर कर्जे आपके जो हैं उस पर जो सूद है वो नेट फेडरल रेवेन्यू से 4,200 अरब रुपए सूद ज्यादा है। तो जब आपका 14.4 पे मईशत जो थी बुहरान का शिकार थी, मुस्लिम लीग नून के मंशूर में था कि 2018 तक हम 15% पर लेके जाएंगे। अब आप 30 साल के बाद कहते हैं मैं 13% पर। 13% का लाजमन मतलब ये है कि आप IMF के पास जाएंगे, नंबर 1। मगर इससे अहम बात से भी जरूर है, वो जरूर है, शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया है कि FBR की जो कैपेसिटी है उससे वो 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर रहा है। मेरे अल्फाज नहीं है, उनके हैं, लेकिन उसमें उन्होंने सूद के दूसरे नहीं बताए। अब ये जो 15,000 अरब की कमी है, अगर वह हुकूमत नहीं वसूल करती तो कौन करेगा? पहला सवाल तो ये है। और अगर आपने 13% का हदफ रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 15,000 की कमी है ये बढ़ेगी, नंबर 1। अच्छा, दूसरा ये था कि मैं एक जुमला पूरा कर लेता हूँ। वजीर खजाना ने ये कहा कि 6,000 अरब रुपए टैक्सों की चोरी हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने उसकी वसूली का हदफ रखा नहीं है तो आप भी चोरी वसूल रोकेंगे नहीं, 15,000 की कमी भी पूरी नहीं करेंगे, तो ये कौन करेगा फिर? मुझे ये बताया तो जाए। बड़ी मुनासिब बात कि आप जब मसला आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप चोरी की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उसकी रिकवरी की बात क्यों नहीं हो रही? रोकने की बात नहीं हो रही। एग्जैक्टली, उसको रोकने की बात क्यों नहीं हो रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो डॉक्टर साहब, ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाई जा रही हैं? आपने बड़े तफसीलन, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें सामने रखी हैं। क्या वजह आपको लग रही है? क्यों कर सकते हैं या कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कर रहे? देखिए, पहली बात, मैं एक और बात आपको बता दूं, फिर इसका जवाब दे दूंगा। इस साल IMF का कर्जा मिल जाएगा, आलमी बैंक से मिल जाएगा। 12 अरब डॉलर के कर्जों के रोल ओवर आप करा लेंगे। आपकी गर्दन दूसरों के हाथ में है, 3 ममालिक के हाथ में। वो रोल ओवर होने के बावजूद वो 12 अरब डॉलर के हैं और ये 9 अरब डॉलर के रिजर्व पे तमाशा कर रहे हैं कि जी बड़े रिजर्व बढ़ गए। भाई 12 अरब तो इनको डिपॉजिट है, उसके बावजूद गैप आ रहा है। आप बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे इस साल भी। तो इसलिए आपने देखा कि बजट की तारीख लेट करके हमारे वज़ीर साहब चाइना गए और उनसे ये कहा कि जी आप अपने जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल कर दें, हम तो मुसीबत में जा रहे हैं। वरना बजट तारीख की क्या जरूरत थी अगर सरमायाकारी के लिए जाते? तो हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में है। कल को अगर अमेरिका 3 साल के बाद जो है वो चीन को इजाजत नहीं देगा कि ये पाकिस्तान के साथ मामला करे, दुनिया के हालात बदल चुके होंगे, चीन भी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, अवाम क्या करें फिर अब इस सब के बाद? अवाम ही की ये जिम्मेदारी है, इसलिए कि अवामी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वही तनख्वाहदार तबका जो 375 अरब के टैक्स देते हैं, वो खवातीन जो शाम को व्हाट्सएप करते रहती हैं, फला सियासतदान ने कहा, फला सियासतदान। अरे भाई छोड़ो उसको, ये बताओ कि आपने 375 अरब रुपए का टैक्स दे दिया और ज़री शोबे ने 2 अरब का टैक्स दिया, उस पर बात नहीं करते। मैं आज आपको बता रहा हूँ 9 करोड़ लोग ऐसे हैं बेचारे पाकिस्तानी मेरे भाई, जिनकी आमदनी नहीं है, वो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, चौकीदार हैं, हाउसवाइफ है, उनसे आप मोबाइल पर एडवांस टैक्स ले रहे हैं। और एक और आपको बता दूं, ये घरेलू खवातीन पेंशनर्स बहबूद शोदा, इनको हुकूमत मुनाफा दे रही है 16% और ट्रेजरी बिल पर इसी हुकूमत ने मुनाफा दिया है 19.5% और 20%।
ये खवातीन, ये तनख्वाहदार तबके, ये जो शाम को व्हाट्सएप करते रहते हैं, ये सियासतदान ने कहा, भाई तुम अपनी बात करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें तो शोधा को, बेवाओं को, यतीमों को, 60 साल से बुजुर्ग शहरियों को 16% मुनाफा शोधा को मिलता है और ट्रेजरी बिल पर जो है 19.5-20% मिल रहा है आज की तारीख में। ये 9 करोड़ है। ये अगर अवाम ये बेदार हो जाएं और ये लोगों को बताएं कि जो फतवे दिए जा रहे हैं, ये जो इस्लामिक बैंकिंग है, ये 100% सूद है, इसमें कोई सवाल नहीं है। इन चीज़ों को अवाम जिम्मेदारी अगर कबूल नहीं करते, जिंदाबाद। फिर एक और सबूत मैं आपको दे दूं, IPPs का जो मसला है, ज्यादा से ज्यादा चंद 100 अरब रुपए वसूल होंगे अगर हुए। हुकूमत ने तो कह दिया हम नहीं कर सकते रिविजिट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मुआहदे फ्रॉड हैं। इसलिए कि अगर मैं हुकूमत से ये मुआहदा करूं कि जी मैं $100 मिलियन आपको देता हूं, मुझे 4000 अरब के बलूचिस्तान के रिजर्व मेरी मिल्कियत हो जाए, हुकूमत कर ले तो वो। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और भी है ना कि स्टेट ओन्ड IPPs, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर IPPs खसारे में है तो अवाम क्यों खमियाजा भुगते हैं, इस पर भी सवाल है। और ऑडिट की बात भी हो रही है, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा, हुकूमत चाहे तो कर सकती है। ऑडिट कभी नहीं करेंगे और सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेसमैन भी, सियासतदान भी और दूसरे भी। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए होंगे अगर इनको करना है। मैं आपको बताऊँ पुरस्कार बात क्या है वो बता दूँ। एजाज गौहर साहब सबसे ज्यादा शोर कर रहे हैं। मैं आप उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप निगरान वजीर तजारत थे, फौज आपकी मदद कर रही थी बिजली के लिए, तो आपने IPPs के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। अब जब वो 30 साल पूरे हो रहे हैं, 94 में किए गए थे, बेशतर मुआहदे वैसे ही खत्म होने वाले हैं, चंद 100 रुपए अरब मिलेंगे। तो अगर आवाम को, सियासतदानों को कुछ हंगामा करना है तो वो कहें जी वो 15,000 अरब को वसूल कर लें, ये 600, 400, 500 अरब में कुछ नहीं मिलने वाला। वो क्यों नहीं करते? 15,000 की बात नहीं करते। ये वो मुआहदे कर रहे हैं जो खत्म होने वाले हैं, अभी बेशतर खत्म हो जाएंगे, 30 साल पूरे हो रहे हैं। पहले क्यों खामोश थे? ठीक है, जो ऑडिट की आपने भी ज़ाहिर अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो ऑडिट किस तरह से हो सकता है। बट वी रियली होप, वी रियली विश के पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, बेहतर हो, ताकि आवाम के लिए बेहतरी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शाहिद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।